Yes, students, let's start our discussion with competent host. ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंसी यानी किसी भी एक सेल की एबिलिटी कि वो अपने अंदर फॉरेन डीएनए को मिक्स करा ले, यानी उसके साथ उसकी रिएक्शन हो और उसके साथ वो अटैच हो जाए, तो उस टेंडेंसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक होस्ट की टेंडेंसी। तो हम देखते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कराता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, इसका क्या रोल है। ठीक, तो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक है मॉलिक्यूल एंड इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, यानी बैक्टीरिया को फोर्स किया जाए अगर, ताकि वो प्लाज्मिड को अपने साथ मिक्स करा ले और बैक्टीरियल सेल है, तो मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। तो उसको कॉम्पिटेंट बनाना होगा सबसे पहले, यानी उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कराना होगा ताकि उसका डीएनए हम ले सके। So this is done by treating them with specific concentration of a divalent cation. तो ये कैसे किया जा सकता है? जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डाइवेलेंट केटाइन के साथ उसको ट्रीट कराया जा सके, जैसे कैल्शियम के साथ, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. ठीक, तो इससे क्या होगा? ट्रीट करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को डाइवेलेंट केटाइन की, जैसे कि कैल्शियम है, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा ताकि जो डीएनए उसके अंदर एंटर करे वो पोर्स के थ्रू अच्छे से ठीक से एंटर कर पाए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाएगा कि वो इन सेल्स में इंक्यूबेट कर सके, सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आइस के ऊपर। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक पे दिया जाएगा और वापस उसे आइस पे रख देंगे। इससे बैक्टीरिया की टेंडेंसी बिल्डअप हो जाएगी कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले सके। ठीक है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को, जो उसके पोर्स हैं, उनके अंदर हमें कैल्शियम जैसी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ट्रीट करनी है, तो उनको हमें कैल्शियम आयन इंक्रीज किया देकर। ठीक है, अब कैल्शियम देते ही जो डीएनए की टेंडेंसी है वो जो सेल वॉल है उसके पोर्स के थ्रू उसके अंदर क्या हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाता है कि वो उस सेल्स को इंक्यूबेट कर सके और फिर उसे वापस से 42 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद आइस पे रख सके। ठीक, तो दिस इज नॉट ओनली द वे, केवल यही तरीका नहीं है कि हम एलियन डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, जैसे माइक्रो इंजेक्शन में हम देखते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट करना होता है न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। दूसरा मेथड है प्लांट्स के लिए सुटेबल है, उसमें हम बम्बार्ड कराते हैं, यानी एक तरीके से ब्लास्ट हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं गोल्ड या टंगस्टन के, ठीक है, जिनके ऊपर डीएनए है। इस मेथड में उसको हम जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। और जीन गन आपने मूवी में भी देखा होगा, जो आपकी क्रिस 3 थी, उसमें एंटीडोट जब टेस्टिंग करते हैं ऋतिक रोशन अपनी स्किन पे, तो वो एक गन के थ्रू लैब में टेस्ट करते हैं अपनी स्किन पे, उसको इंजेक्ट करते हैं वो जो पार्टिकल्स होते हैं, और उसी को हम जीन गन कहते हैं। ठीक, जैसे आजकल आप सबने ग्लू गन भी देखी होगी, इसी टाइप से होती है जीन गन। ठीक है, एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक, ये वेक्टर की तरह यूज किया जाता है और इसको सेल को इंफेक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब हमने देखा टूल्स जो थे कंस्ट्रक्ट करने के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और फिर हमने फैसिलिटेट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए, जब हम लैब में भी डीएनए आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, तो वो इसी तरीके से हमारा निकलता है। देखेंगे हम सभी क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला है जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना। ठीक, यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। आइसोलेट का मतलब है उसकी जो वॉल है उसको हमें डिसॉल्व कराना है ना। तो न्यूक्लिक एसिड हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। तो डीएनए को कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है और उसे हमें प्योर फॉर्म में निकालना होता है। तो डीएनए किसके अंदर एनक्लोज रहता है? मेम्ब्रेन के अंदर।
अब डीएनए जिसके पास मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या लिपिड, और फिर हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं बैक्टीरियल सेल का, प्लांट सेल का या एनिमल टिश्यू का एंजाइम के साथ, जैसे लाइसोजाइम के साथ बैक्टीरिया के केस में, प्लांट सेल के केस में सेलुलेज के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, और फंगस के केस में काइटिनेज के साथ, क्योंकि ये इनकी सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो हम सभी जानते हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक, इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। अब उनके साथ जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, उनकी इंटरवाइनिंग होती है प्रोटीन्स की, जैसे कि हिस्टोन्स के साथ। आरएनए कैन बी रिमूव्ड, आरएनए को हम रिमूव कर सकते हैं राइबोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करा के, और प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं प्रोटीएज के साथ ट्रीट करा के। तो अदर मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव कर सकते हैं बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्योरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल डालने के बाद वो उससे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक। फिर हमारा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसको हम अभी देखते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, जो हमने मैश टमाटोज लिए उनको हमने अच्छे से मैश करके और फिर हम उसको डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। डिटर्जेंट के साथ मिक्सिंग करने से उसकी आउटर लेयर जो होती है वो डिसॉल्व आउट हो जाती है और डीएनए को सेपरेट होने के चांसेस मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसके अंदर इथेनॉल डालते हैं तो वो पूरा डीएनए वहां से सेपरेट आउट हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता है जब प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट कराया जाता है ऑप्टिमल कंडीशंस में। उस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑप्टिमल कंडीशंस है, जो एगेरोस या इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। आगे हम देखेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जिसमें कि हमने अभी तक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और 6 बेस पेयर का सीक्वेंस ये सब हमने देखा था, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो प्योर डीएनए हमने यहाँ से आइसोलेट किया है उसको हम इंक्यूबेट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमल कंडीशंस पे, ताकि जो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए। अब हमने एगेरोस या इलेक्ट्रोफोरेसिस लिया, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में क्या होता है कि एगेरोस जेल की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होगा और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ चला जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होगा वेक्टर डीएनए के साथ भी। फिर उसके बाद जब दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, वेक्टर डीएनए का भी और मेन डीएनए का भी, तो जो ज्वाइनिंग है वो कराएंगे हम। और जहाँ कट हुआ था डीएनए और वेक्टर, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उनको कट करा के और जो बाहर निकल के आया है उसको आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो डीएनए से आता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। जो कट वेक्टर है स्पेस में उसको मिक्स करेंगे और उसमें हम लाइगेज ऐड कर देंगे। तो दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इससे हमारा प्रिपरेशन होगी, आएगा रिजल्ट आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर हम कराएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, तो हम देखेंगे इसमें एम्प्लीफिकेशन होना। अब ये क्या है, देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में जो बहुत सारी कॉपीज बनाई जाएंगी इन विट्रो फॉर्म में यानी लैब में। तो इसमें 3 स्टेप है हमारे। सबसे पहला है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में हमने क्या लिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लिया और उसको यहाँ 3' 5' एंड पे हीट करने के बाद इसके स्ट्रैंड्स अलग हो गए, ठीक। फिर हम देखेंगे इसमें, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो टू कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए शुड बी प्योरिफाइड। डीएनए हमने प्योरिफाई किया, फ्री किया उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स से। फिर जो बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल है उससे डीएनए निकाला गया।
बैक्टीरियल सेल की ट्रीटमेंट लाइसोजाइम से कराई, प्लांट सेल की सेलुलेज से, और फंजाई अगर फंगल सेल है तो उसकी काइटिनेज से कराई। फिर आरएनए रिमूव कराया राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करा के, और प्रोटीन को रिमूव कराया प्रोटीएज से ट्रीट करा के। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद हमने प्योरीफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट कर लिया इथेनॉल में डाल के। ठीक है, जैसे ही हमने चिल्ड इथेनॉल डाला हमारे पास जो आएगा डीएनए प्योर फॉर्म में आ जाएगा। फिर है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो द डीएनए इज कट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्योरीफाइड डीएनए इंक्यूबेट कर लेंगे हम उसको, और स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जाएंगे, और ऑप्टिमम होगा ये कंडीशंस, ताकि जो एंजाइम है उनको हम कैसे एक्ट कराएं। प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो, यानी वेक्टर से भी हमने कर लिया। और फिर हमारे पास क्या आ गया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी वेक्टर डीएनए से भी और हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए से, दोनों से एक पर्टिकुलर साइट से कट होके डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब डीएनए जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उन्हें हम मिक्स करा देंगे, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है उसको हम एम्प्लीफाई कराएंगे। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें क्या है, इन विट्रो हम कराते हैं लैब में, जब लैबोरेटरी कंडीशंस में हम कराते हैं उसको इन विट्रो टेक्निक कहते हैं। और ये जो एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक थी ये कैरी न्यूलियस ने 1985 में डिस्कवर की थी, डेवलप की थी, और उन्हें फिर 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जरूरत होती है, सबसे पहला है डीएनए टेम्पलेट। क्या क्या जरूरत है हमें चीजों की, तो सबसे पहला है डीएनए टेम्पलेट की जरूरत है। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट नीड टू बी एम्प्लीफाइड, यानी जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, सबसे पहले हमें उसकी जरूरत है। फिर है प्राइमर की जरूरत। तो ये स्मॉल केमिकली सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए। फिर है एंजाइम, दो कॉमनली यूज एंजाइम जैसे टाक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज, इन्हें हम इन दोनों एंजाइम्स को हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस कराने के लिए। फिर है कि हमारे पास जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये कितने स्टेप्स में होती है, इट विल अकर इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन। ठीक, तो सबसे पहले हम डीनेचुरेशन पढ़ेंगे। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए is denatured by subjecting it to high temperature of 94 डिग्री सेल्सियस। 15 सेकेंड के लिए वहां डीनेचुरेशन होगा। अब जो स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। फिर है एनिलिंग, तो 2 सेट हैं प्राइमर के जिसे हम ऐड करेंगे, जिन्हें हमें 3' एंड से एनील करना है, यानी सेपरेट करना है। तो प्राइमर एक्ट एज इनिशिएटर ऑफ रेप्लिकेशन, जो प्राइमर है वो रेप्लिकेशन के इनिशिएटर का काम करेगा। फिर है एक्सटेंशन, तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द पॉलीमर प्राइमर बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड, यानी जो हमने एनील्ड डीएनए निकाला है उसके जैसी कॉपीज चेन रिएक्शन बनाने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज, जोड़ता जाएगा, पॉलीमर बनाता जाएगा। तो जितना भी थर्मोस्टेबल डीएनए है, यानी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी जिसके अंदर आई है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जैसे टाक पॉलीमरेज है, उन्हें हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ऑल दीज स्टेप्स आर रिपीटेड मैनी टाइम्स टू ऑब्टेन सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए, यानी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे बहुत बार, ताकि हम बहुत सारी डिजायर्ड कॉपीज बना सकें डिजायर्ड डीएनए की। फिर हमारा प्रोसेस है लाइगेशन। ठीक है, तो लाइगेशन है वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए जिन्हें हमने एंडोन्यूक्लियस से कट किया था। ठीक है, उन्हें हम एंडोन्यूक्लियस से कट करके स्टिकी एंड्स ऑब्टेन कर लेंगे, और ये दीज आर देन लाइगेटेड बाय मिक्सिंग वेक्टर डीएनए, यानी इनके लाइगेशन के लिए हम वेक्टर डीएनए यूज करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे, और एंजाइम डीएनए लाइगेज का यूज करके हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। फिर है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसका इंसर्शन कराना है होस्ट सेल में, तो वो सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू होता है।
यानी वो सेलेक्ट करके पर्टिकुलर उसी प्लेस पे क्या कराएगा, इंट्रोडक्शन कराएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, फिर है कल्चरिंग द होस्ट सेल्स। अब जो नया होस्ट आया है उससे हम क्या करेंगे, बार बार और होस्ट जैसी सेल्स को ऑब्टेन करेंगे। द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स आर ग्रोन इन एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम एट ऑप्टिमल कंडीशंस, क्योंकि अब हमारे पास एक मॉडिफाइड डीएनए है, हम उसी की कॉपीज बनाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, यानी जो when a protein encoding gene is expressed in a heterologous host, यानी जब हम एक प्रोटीन को लेते हैं जो एनकोडिंग करता है जीन के लिए, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं हेटेरोलोगस होस्ट में, और इस प्रोसेस को आप उसको आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। The cells having gene of interest can be grown on a small scale, जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट था, यानी जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डिजायर्ड पार्टिकल है उसको हम लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल पे ग्रो करेंगे। तो स्मॉल स्केल पे हम लैब में ग्रो कर सकते हैं और फिर उस प्रोटीन एक्सप्रेस करा सकते हैं उसका, लेकिन लार्ज स्केल पे हम सेल्स आर ग्रोन इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, और वहां पे एक फ्रेश मीडियम में बड़े बड़े लार्ज स्केल मेथड में लार्ज बायोमास प्रोडक्शन हम कराते हैं। और लार्ज स्केल पे ही हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक, तो ऑल द प्रोसेस टू विच अ प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू बिफोर मार्केटेड एज अ फिनिश प्रोडक्ट आर कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, यानी जब हमें किसी डिजायर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना है तो उससे पहले उसके जितने भी मार्केट करने से पहले उसकी टेस्टिंग होना, उस पूरे प्रोसेस को आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टर, रिएक्टर से प्रोडक्ट अलग करेंगे, फिर प्रोडक्ट को प्योरीफाई करेंगे। थर्ड है उसको प्रिजर्वेटिव बनाएंगे उसके लिए कि वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। फोर्थ वन इज क्वालिटी टेस्टिंग। ठीक है, क्लिनिकल ट्रेड्स उसके चेक करना, कैरेक्टर स्पेस चेक करना और उसकी क्वालिटी को एनालाइज करके तब हम उसको मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, इतना हमारा ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, पूरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 9 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, थर्ड इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, fourth amplification of gene of interest using polymerase chain reaction, fifth ligation of DNA fragment into vector, sixth insertion of recombinant DNA into host cell, seventh one is culturing the host cell, eighth is extraction of desired gene product, and ninth one is downstream process जिसमें हम उसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस था डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट वन इज बायोरिएक्टर्स। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा आगे का टॉपिक है बायोरिएक्टर्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बायोरिएक्टर्स देखेंगे हम। देखिए, ये हमारे वेसल्स हैं, बायोरिएक्टर्स हम इनको बोलते हैं। ये सिंपल स्ट्रिड है और ये पैक्ड स्ट्रिड है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ गैस का जो पूरा ट्रांसफर है कैसे हो रहा है और इसका क्या रोल है, बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, बायोरिएक्टर्स आर लार्ज वेसल्स, ठीक है, of large volumes in which raw material are biologically converted into specific product। यानी जो रॉ मटेरियल से हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उनको आप बायोरिएक्टर्स कहते हैं। 100 से 1000 लीटर के होते हैं। इट प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमल कंडीशन, यानी जो भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन एंड ऑक्सीजन। फिर यहाँ क्या है, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स। जो हम स्टिर्ड टैंक रिएक्टर्स हैं उन्हें हम यूज करते हैं। और these are cylindrical with curved base to facilitate proper mixing of content, यानी कंटेंट की मिक्सिंग के लिए और मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बायोरिएक्टर्स के थ्रू हम इन बायोरिएक्टर्स सिलेंडर्स का यूज करते हैं।
तो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर होते हैं जिनमें बेटर टेम्परेचर होता है और बहुत ही अच्छा पीएच कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है ताकि वो प्रिवेंट कर सके फॉर्म, ठीक, और डैमेज ना हो सेल्स। सिस्टम स्टेरलाइजेशन, ताकि स्टेरलाइज बने प्रोडक्ट, बैक्टीरियल फ्री हो, ठीक है। प्रोविजन टू विड्रॉ सम वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स पीरियोडिकली, यानी कुछ वॉल्यूम उसमें से बार बार बना के हम पीरियोडिकली निकालते रहें। ऐसा नहीं है कि वो अंदर फॉर्म हो रहा है पूरा बनने के बाद ही निकलेगा, वो फॉर्मेशन होते होते पीरियोडिकली निकलता रहेगा और उसमें और ऐड होता रहेगा। तो बायोरिएक्टर्स में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पॉट्स टू विड्रॉ कल्चर्स पीरियोडिकली। हम उसमें से टाइम टू टाइम निकालते रहें। स्टिरर जो होता है वो मिक्स करता है कंटेंट को और ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है बायोरिएक्टर में। और जो स्पार्ज स्टिरर टैंक रिएक्टर होते हैं वो एक स्टिर्ड टाइप रिएक्टर होता है जिसमें एयर बबल होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बायोरिएक्टर आपके बने हुए हैं। ये आपका सिंपल स्टिर्ड, ये यहाँ पर स्टिरर देख सकते हैं आप, ये इसको मिक्स कराएगा। जितने भी ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, ये सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए इंक्रीज हो रही है इस लाइन की वजह से, ठीक है। जैसे हम जानते हैं ना विलाई वगैरह होते हैं वो इंक्रीज सरफेस एरिया कराते हैं, ये भी इसीलिए ही बना हुआ है। तो ये था हमारा पूरा बायोरिएक्टर और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस।